अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं मोहम्मद टेक्निकल और मैं आपका दोस्त मोहम्मद आसिफ यूसुफ। आज आपके पास अपने इंजीनियरिंग का फील्ड का एक वीडियो लेके आया हूँ जिसका टॉपिक है एमईपी क्या होता है। एमईपी क्या होता है? एमईपी जो है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग का वर्क्स पूरे बिल्डिंग में, चाहे वो कॉमर्शियल बिल्डिंग हो, चाहे वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो या इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो, वहाँ एमईपी का काम होता है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन के, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के फील्ड वालों के लिए। इसमें दो स्कोप होता है, कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन होने के बाद इसमें मेंटेनेंस होता है। तो आज हम आपको एमईपी क्या होता है इसके बारे में तफसील से बताने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं कि एमईपी क्या होता है। एमईपी का मतलब होता है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग। और ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो, कॉमर्शियल बिल्डिंग हो, ऑफिशियल बिल्डिंग हो, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो, इसके बगैर बिल्डिंग का काम अधूरा है। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में भी एमईपी का, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग के बगैर बिल्डिंग का काम अंधेरा अधूरा है। और कॉमर्शियल में भी, रेजिडेंशियल में भी, और ऑफिशियल बिल्डिंग ही कॉमर्शियल में आता है। तो हमें जो भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना रहता है, कंस्ट्रक्शन के लिए एमईपी का काम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एमईपी में आता है मैकेनिकल एचवीएसी सिस्टम, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशन। एचवीएसी का मतलब होता है हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। दूसरा आता है इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल की वायरिंग होती है, लाइटिंग, अर्थिंग और पैनल और फायर अलार्म सिस्टम ईटीसी। और प्लम्बिंग का होता है, प्लम्बिंग में आपको वाटर सप्लाई होता है, ड्रेनेज सिस्टम होता है, सैनिटरी होता है, स्ट्रॉन्ग वाटर होता है, सीवरेज वाटर होता है, एक्सटर्नल वाटर होता है, इंटरनल वाटर होता है। तो ये सारी चीज़ें प्लम्बिंग सिस्टम में आती हैं। ये सब को मिला करके एक बिल्डिंग का पूरा काम कंप्लीट होता है। मैकेनिकल सिस्टम में, मैकेनिकल सेक्शन में दो सिस्टम होता है। एक होता है आपका एचवीएसी सिस्टम और दूसरा होता है फायर फाइटिंग सिस्टम। एचवीएसी सिस्टम में, मैकेनिकल सिस्टम में आपको सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है एचवीएसी सिस्टम, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। जिस जो बिल्डिंग का के अंदर का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और एयर क्वालिटी को कंट्रोल करता है। बिल्डिंग का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और एयर कंट्रोल क्वालिटी को कंट्रोल करता है। इसके लिए हम लोग कंपोनेंट यूज़ करते हैं, चीलर, एएचयू, एफसीयू, डक्टिंग सिस्टम। डक्टिंग सिस्टम में रिटर्न डक्ट सिस्टम होता है, आपका सप्लाई डक्ट सिस्टम होता है, एग्जॉस्ट सिस्टम होता है, एग्जॉस्ट फैन लगते हैं, आपका एएचयू होता है, एयर हैंडलिंग यूनिट होता है, आपका पैकेज यूनिट होता है, आपका एफसीयू यूनिट होता है, फैन कॉइल यूनिट, आपका चीलर सिस्टम होता है। चीलर में दो तरह का होता है, एक एयर चीलर होता है, एक वाटर चीलर होता है। ज़्यादातर हम लोग वाटर चीलर यूज़ करते हैं, वाटर चीलर सिस्टम पाइपिंग के थ्रू यूज़ करते हैं। उसके बाद डक्टिंग सिस्टम होता है। डक्ट लगाने के बाद उसमें इंसुलेशन किया जाता है, इंसुलेशन के बाद उसमें वीएवी भी लगता है। वीएवी का फुल फॉर्म होता है वेरिएबल एयर वॉल्यूम। उसके बाद थर्मोस्टेट और कंट्रोलर लगाया जाता है। उसके बाद टेस्टिंग, एडजस्टिंग एंड बैलेंसिंग किया जाता है मशीन की। ये सब सिस्टम जो है सो एचवीएससी सिस्टम में आता है। मैकेनिकल सेक्शन का जो दूसरा पार्ट्स होता है वो होता है फायर फाइटिंग सिस्टम। फायर फाइटिंग सिस्टम जो है पूरे बिल्डिंग के अंदर आग की सेफ्टी को बचाने के लिए लगाया जाता है। उसमें स्प्रिंकलर सिस्टम होता है। स्प्रिंकलर सिस्टम तीन तरीके का लगाया जाता है। स्प्रिंकलर सिस्टम का एक पोजीशन होता है पेंडेंट सिस्टम होता है, एक अपरेट सिस्टम होता है और एक साइड वॉल माउंटेड सिस्टम होता है। उसके बाद उसमें स्प्रिंकलर की एज़ फॉर द डिज़ाइन, पाइपिंग की डिज़ाइनिंग होती है। तो हर दो स्प्रिंकलर में 1 इंच का पाइप लगेगा, 3 स्प्रिंकलर में 1.25 इंच का पाइप लगेगा, 5 स्प्रिंकलर में 40 mm का पाइप लगेगा। इस तरह से उसके पूरे स्पेसिफिकेशन के हिसाब से पाइप को डिज़ाइन किया जाता है।
तो एक तो स्प्रिंकलर सिस्टम से बिल्डिंग को ये किया जाता है, लेकिन जहाँ पे इलेक्ट्रिकल पैनल हो या आपका सब स्टेशन हो, वहाँ पे आपको FM200 यूज़ करते हैं, और पैनल के अंदर फायर ट्रेस यूज़ करते हैं, और फायर अलार्म सिस्टम वगैरह जो है सो फिर सॉफ्ट इसमें चला जाता है। तो फायर फाइटिंग सिस्टम में पंप रूम होता है, पाइप से के थोड़ा ये एक्सटर्नल हाइड्रेंट होता है, इंटरनल हाइड्रेंट होता है, लैंडिंग वाल्व होता है। इस तरीके से ये फायर फाइटिंग सिस्टम काम करता है। तो इसके कंपोनेंट होते हैं फायर फाइटिंग सिस्टम के, स्प्रिंकलर होते हैं, उसके आपको एनआरवी होते हैं, उसका आपको पंप रूम होता है, पंप रूम में पूरे पंप का सिस्टम होता है, उसमें पंप का जॉकी पंप होता है, उसमें फिर इलेक्ट्रिक पंप होता है। इस तरीके से बहुत सारे कंपोनेंट हैं। उसके बाद उसमें गेट वाल लगा रहता है, उसमें कंट्रोलर लगा रहता है। उसके बाद इस तरीके से सारे चीज़ें पैनल वगैरह सब उसमें लगे रहते हैं। तो ये आपका मैकेनिकल का दूसरा सेक्शन होता है, फायर फाइटिंग सिस्टम। आइए अब हम समझते हैं इलेक्ट्रिकल सेक्शन के बारे में। एमईपी का दूसरा पार्ट्स होता है इलेक्ट्रिकल सेक्शन। एमईपी का फुल फॉर्म होता है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग। तो हमने मैकेनिकल के बारे में आपको बता दिया कि उसमें मैकेनिकल में दो सेक्शन आता है, एक एचवीएसी सिस्टम आता है और एक फायर फाइटिंग सिस्टम, जो मैंने आपको आगे बता दिया। अभी मैं आपको इलेक्ट्रिकल सेक्शन के बारे में बताता हूँ। इलेक्ट्रिकल सेक्शन में जो है सिस्टम में हर बिल्डिंग का लाइफ लाइन होता है। इसमें हम देखते हैं कि लो टेंशन पैनल यानी लो वोल्टेज पैनल और हाई टेंशन पैनल होता है। इसका जो लाइफ लाइन होता है, लो टेंशन पैनल और हाफ टेंशन पैनल होता है, उसको लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज पैनल भी बोलते हैं। तो इसमें जो कंपोनेंट होता है, सबसे पहले सर्किट ब्रेकर होता है। दो तरह का सर्किट ब्रेकर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, होते तो बहुत सारे हैं सर्किट ब्रेकर। एक एएमसीबी होता है और एक एएमसीसीबी होता है। एएमसीबी होता है ये मिनीचर सर्किट ब्रेकर। एएमसीबी का फुल फॉर्म होता है मैनीचर सर्किट ब्रेकर। और एएमसीसीबी होता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। एएमसीसीबी होता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। उसके बाद अर्थिंग और लाइटिंग का प्रोटेक्शन होता है, लाइटिंग की डिज़ाइनें होती हैं। उसके बाद फायर अलार्म सिस्टम और इमरजेंसी लाइटिंग होती हैं। उसके बाद बीएमएस यानी बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम और सेफ्टी लोड कैलकुलेशन एज ए प्रॉपर कोऑर्डिनेशन यहाँ सबसे ज़रूरी फैक्टर होता है। सेफ्टी लोड कैलकुलेशन और प्रॉपर कोऑर्डिनेशन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। अब मैं आपको एमईपी के तीसरे पार्ट्स, एमईपी का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के बारे में बता दिया। अब आपके पास आता है प्लम्बिंग का स्कोप। तो बिल्डिंग में जो प्लम्बिंग सिस्टम होता है, इसमें दो सिस्टम होता है, एक वाटर सप्लाई सिस्टम होता है और एक ड्रेनेज सिस्टम होता है। वाटर सप्लाई सिस्टम जो होता है वो आपका वाटर के नेटवर्क के लिए, आपका लिए डिज़ाइन बिल्डिंग के लिए किया जाता है, कहाँ कहाँ पानी जाएगा। दूसरा सिस्टम ड्रेनेज सिस्टम होता है, जो बिल्डिंग का पानी है उसको बाहर निकाला जाता है। उसमें भी आपको दो तरह का होता है, एक सॉयल सिस्टम होता है और एक वेस्ट वाटर होता है। और सॉयल सिस्टम जो होता है उसमें आपको सॉइल्स के वाटर को ड्रेन किया जाता है, और जो वेस्ट वाटर होता है उसमें आपका सिंक का पानी, आपका शावर का पानी, आपके फ्लो ड्रेन का पानी, ये सब वेस्ट वाटर लाइन में जाता है। और बाद में जा कर के ये पानी ट्रीटमेंट प्लांट में जाकर ट्रीट होता है। तो वेस्ट वाटर को हम गार्डन में और टॉयलेट के फ्लश में यूज़ करते हैं, लेकिन सॉइल वाटर से हम फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं और फर्टिलाइज़र में यूज़ करते हैं। तो उसका अलग प्रोसेस होता है, वो तो आगे की बातें हैं। और इसमें वाटर सप्लाई के बाद ड्रेनेज सिस्टम का सॉइल होता है, वेस्ट वाटर पाइपिंग का वेंटिलेशन होता है। उसके बाद उसमें राइज़र होते हैं पाइप के, पाइप का वेंटिलेशन निकालते हैं, उसके बाद वेंट पाइप डालते हैं। स्टॉर्म वाटर होता है, स्टॉर्म वाटर वो होता है जो आपका रेन वाटर होता है, उसको स्टॉर्म वाटर बोलते हैं। जो रेन वाटर जो आपका छत पे या कहीं भी जो बारिश का पानी होता है, उसको एक अलग सिस्टम्स में
एक अलग पाइपलाइन से उसको अलग स्टोरेज टैंक में स्टोर करते हैं और उसको रिसाइकलिंग करके हम उसको पीने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ भी वेस्टेज नहीं रहता, वो नेचुरल पानी रहता है। उसको हम फ़िल्टर करके उसको हम फ़िल्टरलाइज़ेशन करके आरओ प्लांट रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट में पूरा उसको फ़िल्टर करके और उसको हम लोग पीने के जैसा पानी बनाते हैं, जिसको हम रॉ वाटर भी बोलते हैं, पोटेबल वाटर भी बोलते हैं। इस तरह से हम उसको यूज़ करते हैं। और इसमें आपको मतलब बिल्डिंग के अंदर सैनिटरी सिस्टम होता है। सैनिटरी सिस्टम में आपका वॉश बेसिन आता है, आपका डब्ल्यूसी आता है, आपका शावर आता है, आपका सिंक आता है। ये सब आपका सैनिटरी सिस्टम में आता है। मिरर्स हो गए, रेल्स हो गए, आपका वाटर हैंगर्स, ये सब जो टॉयलेट्स में एक्सेसरीज़ लगते हैं, उसको सैनिटरी सिस्टम में लिया जाता है। यूरिनियल हो गया आपका और फ्लो ड्रेन हो गया, ये सब आपका सैनिटरी सिस्टम में आता है। तो ये सब चीज़ें बिल्डिंग में यूज़ होती है। ये आपका एमईपी का तीसरा पार्ट हुआ, जिसको हम प्लम्बिंग के नाम से जानते हैं। तो प्लम्बिंग में इतना ही चीज़ें यूज़ होती हैं। जब हम एमईपी का काम, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो हमको उसके साथ बहुत सारी ड्राइंग्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट ड्राइंग्स होती है बिल्डिंग में काम करने के लिए कोऑर्डिनेशन ड्राइंग। कोऑर्डिनेशन ड्राइंग में आपको इलेक्ट्रिकल्स का कोऑर्डिनेशन मिलेगा, प्लम्बिंग का कोऑर्डिनेशन मिलेगा, एचवैक का कोऑर्डिनेशन मिलेगा और सिविल के साथ भी उनका कोऑर्डिनेशन होगा। तो ये एक ड्राइंग होती है जिसमें सारी यूटिलिटीज़ का कोऑर्डिनेशन होता है। और इशू फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग होती है हर इसकी अलग-अलग, जैसे आपको सिविल की अलग रहेगी, आपको मैकेनिकल की अलग होगी, एचवैक की अलग होगी, फायर फाइटिंग सिस्टम की अलग होगी, आपको इलेक्ट्रिकल्स की पूरी अलग होंगी, आपके प्लम्बिंग की फुल डिटेल्स रहेंगी। तो इशू फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग से हम काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन विथ कोऑर्डिनेशन के साथ। तो पहले हमको कोऑर्डिनेशन ड्राइंग के साथ कोऑर्डिनेट करके काम स्टार्ट करना चाहिए। जब इशू फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग से हम काम करेंगे, तो हर एक्टिविटीज़ की शॉप ड्राइंग हमें चाहिए और वो शॉप ड्राइंग के हिसाब से हम अपने हर चीज़ों को वहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। जो भी हमारे मैकेनिकल के, इलेक्ट्रिकल के और प्लम्बिंग के जो भी है ये है, या सिविल्स के टाइल्स वगैरह जो भी लगाने हैं, ये सब चीज़ें हमें शॉप ड्राइंग से कंप्लीट करना रहता है। उसके बाद शॉप ड्राइंग से जब हम काम कर देते हैं, तो हमको एक एज़ बिल्ट ड्राइंग बनाना पड़ता है। एज़ बिल्ट ड्राइंग इसलिए हम बनाते हैं कि कुछ चीज़ें हमारे काम के कोऑर्डिनेशन के बाद कुछ चेंज हुआ, या कुछ कोऑर्डिनेशन के बाद कुछ नई चीज़ें हमने उसमें ऐड की है, तो उसको हम एज बिल्ट ड्राइंग में लेते हैं, ताकि हम कंसल्टेंट के साथ बैठ करके उसको हम जा करके अप्रूवल लेंगे। तो इसके लिए एज बिल्ट ड्राइंग होता है। क्लश डिटेक्शन यूजिंग बीएमएस और बिल्डिंग सिस्टम। तो हमने आपको बताया कि कोऑर्डिनेशन ड्राइंग, बिल्डिंग वर्क्स ड्राइंग्स, शॉप ड्राइंग, एज बिल्ट ड्राइंग और क्लश डिटेक्टन्स डिटेक्शन यूजिंग द बीएमएस बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम। एमईपी इंस्टॉलेशन हमेशा सिविल स्ट्रक्चर के साथ मिलकर ही होता है। आज हम लोग एमईपी सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। एमईपी सिस्टम में आपको जब पूरी बिल्डिंग हम रेडी कर देते हैं, तो रेडी करने के बाद सबसे लास्ट में हम बिल्डिंग के हर यूटिलिटीज़ का कमीशनिंग एंड टेस्टिंग करते हैं। जो हमारा कमीशनिंग और टेस्टिंग से हमारा वर्क कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद हम हैंडिंग ओवर करते हैं। तो कमीशनिंग और टेस्टिंग में इंस्टॉलेशन के बाद टेस्टिंग और कमीशनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेज होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेज होता है। इसमें सबसे पहले प्रेशर टेस्टिंग करते हैं प्लम्बिंग का और एचवैक का, प्रेशर टेस्टिंग करते हैं, और फायर फाइटिंग सिस्टम का हाइड्रोस्टैटिक टेस्टिंग भी। ये सारी चीज़ें मतलब प्रेशर टेस्टिंग में आ जाती हैं। उसके बाद इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्टिंग इलेक्ट्रिकल का होता है, कि हर इंसुलेशन बराबर है कि नहीं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस टेस्टिंग होता है। उसके बाद बैलेंसिंग ऑफ एचवीएससी एयर, एचवीएससी के एयर का बैलेंसिंग करते हैं और वाटर फ्लो को बैलेंस करते हैं। उसके बाद सिस्टम स्टार्टअप और परफॉर्मेंस टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद सिस्टम को चालू करके पूरा उसका परफॉर्मेंस चेक किया जाता है कि मतलब सब कुछ ओके है कि नहीं। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन, ऑयल एंड मेंटेनेंस मैनुअल हैंड ओवर करके हम लोग क्लाइंट को प्रोजेक्ट हैंड ओवर करते हैं। अब मैंने आपको एमईपी के कंस्ट्रक्शन का पूरा डिटेल्स बता दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पूरा बिल्डिंग का
एमईपी सिस्टम समझ चुके होंगे। लेकिन अब ये बिल्डिंग हैंड ओवर करने के बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट काम आता है बिल्डिंग का मेंटेनेंस करना। जितनी भी हमने इक्विपमेंट्स लगाई हैं, मशीन्स लगाई हैं, उसका हमको मेंटेनेंस करना है। तो मेंटेनेंस के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग 4 तरह का मेंटेनेंस करते हैं। एक होता है आपका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, दूसरा होता है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, तीसरा होता है शेड्यूल मेंटेनेंस और चौथा होता है करेक्टिव मेंटेनेंस। तो सबसे पहले हम आपको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में बताते हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वो है कि मशीन हमारी चल रही है, उसको हमको चेक करते रहना है ताकि कोई उसमें ब्रेकडाउन ना आए। ब्रेकडाउन आने से पहले हम उसको रेडी और अच्छे तरीके से रखें, उसको क्लीन साफ सुथरा करने को प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहते हैं। ओके। ब्रेक डाउन मेंटेनेंस होता है कि मशीन चलते चलते अगर ब्रेक डाउन हो गई तो उसको हमको, मेरा प्रोडक्शन लॉस हो रहा है, जितना जल्द से जल्द उसको अरेंज करके और उसको रेडी करके रिपेयर करके चालू करना रहता है। उसको हम एक मतलब सडन टाइम में रिपेयर करके देना रहता है, उसको ब्रेक डाउन मेंटेनेंस करते हैं। शेड्यूल मेंटेनेंस जो होता है जस्ट लाइक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस टाइप का होता है, लेकिन हमको उसमें ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है कि कौन सी मशीन को हम कब किस टाइम में, 1 हफ्ते में, 15 दिन में हम इसको ये करें, उसका एक शेड्यूल बनाते हैं। और उस शेड्यूल के हिसाब से जैसे डीजी है तो इतना घंटे के बाद इसका ऑयल चेंज करना है, ये करना, वो करना है। ये आपका शेड्यूल मेंटेनेंस होता है। और जो आपका करेक्टिव मेंटेनेंस होता है जस्ट लाइक ब्रेक डाउन मेंटेनेंस टाइप का ही होता है कि हमको पता चल गया कि ये चीज़ ख़राब होने वाला है, तो उसको हम फट से रिप्लेस करके और उसको मतलब प्रॉब्लम को सोल्व कर देते हैं। उसको हम करेक्टिव मेंटेनेंस कहते हैं। आई होप दैट, मैं समझता हूँ कि आप लोग एमईपी के बारे में बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। मैंने आपको एमईपी का मतलब बता दिया, मैंने एमईपी के बारे में बता दिया, और ये हर बिल्डिंग में यूज़ होता है। हॉस्पिटल्स हो, रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो, कॉमर्शियल बिल्डिंग हो, ऑफिशियल बिल्डिंग हो, आपको एमईपी सिस्टम यूज़ होना ही होना है। बिना एमईपी सिस्टम के सारा बिल्डिंग अधूरा है। बिना इलेक्ट्रिकल के, बिना पानी प्लम्बिंग के, बिना फायर फाइटिंग सिस्टम के, बिना एचवैक सिस्टम के आप एमईपी का काम नहीं कर सकते हैं। तो मैंने आपको एमईपी के चारों सिस्टम, 3 सिस्टम के बारे में बता दिया आपको, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग के बारे में। और उसके बाद मैंने पूरी बिल्डिंग हैंड ओवर करने के बाद आपको हमने उसके मेंटेनेंस का भी बता दिया। तो आई होप दैट, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरा आप लोगों से मुद्दबाना अर्ज़ है, प्लीज़ मेरे भाई, आप लोग बहुत मोहब्बत दिया मुझे और इमाम अबू, ये आप सैयद इब्राहिम मलिक भैया रहमतुल्लाह अलैह के वीडियो पे आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा आप लोग चैनल को खूब लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को देखें और इससे कुछ हासिल करें। और अगर आपको कहीं पे कुछ डाउट होता है तो कमेंट्स में आप अपना मोबाइल नंबर दें और वो क्वेश्चन लिख करके भेजें। इंशाल्लाह मैं आपको उसका जवाब आपको व्हाट्सएप में दूंगा इंशाल्लाह। और मैं आपसे इसी के साथ आपका भाई मोहम्मद आसिफ यूसुफ मोहम्मद टेक्निकल आपसे इजाज़त चाहता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, मेरे व्यू को बढ़ाते हुए अब मुझे आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।